प्रश्न है, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? सूरदास के अनुसार हमको बताना है कि जो सच्चा राजधर्म होता है वो क्या होता है। हम विकल्प देखेंगे। ए, प्रजा का हित करना। बी, प्रजा से कर लेना, कर इट मीन्स टैक्स। सी, अनीति दूर करना। और डी, राज्य प्राप्त करना। तो सूरदास जी के अनुसार जो सच्चा राजधर्म है वो क्या होना चाहिए? प्रजा का हित करना। यानी यहाँ विकल्प ए जो है वो सही होगा। हर राजा का सच्चा राजधर्म वही होता है कि वो प्रजा का हित करे, ना कि उसके लिए अनीति सोचे। तो यहाँ बी विकल्प, सी और डी तीनों गलत हो जाएंगे। सही विकल्प आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रजा का हित करना। दूसरा प्रश्न आपके था, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको एक वाक्य दे रखा था और उसमें एक शब्द को रेखांकित किया गया था, उसमें कौन सी संज्ञा है ये बताना था। ठीक है, वाक्य क्या है? कक्षा में कुंभकर्णों का जमावड़ा है। कक्षा में कुंभकर्णों का जमावड़ा है। विकल्प देखेंगे। ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी, जातिवाचक संज्ञा। सी, भाववाचक संज्ञा। और डी, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको वाक्य दिया गया है और उसमें से आपको रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है वो बताना था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ जो वाक्य है उसमें है कक्षा में कुंभकर्णों का जमावड़ा है। अगर सिर्फ कुंभकर्ण होता तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है वहां व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन यहाँ तो कक्षा में कुंभकर्णों का जमावड़ा है, यानी कुंभकर्ण की संपूर्ण जाति का यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यहाँ कुंभकर्णों आ गया है, इसीलिए यहाँ पर समस्त जाति आ गया है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी यहाँ विकल्प बी जो है वो सही होगा। विकल्प ए, सी और डी तीनों गलत है। सही विकल्प मैंने आपको बता दिया है, बी होगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वह अपने घर स्वतः चला जाएगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह अपने घर स्वतः चला जाएगा, इस वाक्य में हमको क्या बताना था? सर्वनाम बताना था। ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बी, संबंधवाचक। सी, प्रश्नवाचक। और डी, निजवाचक सर्वनाम। तो सही क्या होगा? पहले हम वाक्य देखते हैं। वह अपने घर स्वतः चला जाएगा। स्वतः का अर्थ होता है अपने आप, और जो क्रिया अपने आप के अर्थ में होती है वहां कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। यानी यहाँ आपका इस्तेमाल स्वयं के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो स्वतः आया है वो अपने आप के अर्थ में आया है। वह अपने आप चला जाएगा, स्वतः चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। तो वहां कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ विकल्प ए, बी और सी तीनों गलत हैं। सही विकल्प आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? जब बाल गोविंद जी गीतों को गुनगुनाते थे तो वहां जितने भी लोग होते थे उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी वो बताना है। ए, उठकर चले जाते थे। बी, झूम उठते थे। सी, अनसुना कर देते थे। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहां पर जो भी लोग मौजूद थे, चाहे स्त्रियां हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, कोई कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन जैसे ही बाल गोविंद भगत अपने गीतों को गुनगुनाते थे, जब वो गाते थे, तो हर कोई व्यक्ति उनके गीतों पर झूम उठता था। तो यहाँ आपके विकल्प बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प ए, सी और डी तीनों गलत है। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुगंधित पुष्प रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? ये आपके सामने सुगंधित को यहाँ रेखांकित किया गया है और ये पुष्प की विशेषता बता रहा है। पुष्प की विशेषता क्या है कि वो जो पुष्प है वो सुगंध देता है। तो अगर कोई शब्द किसी की विशेषता बताता है और पुष्प का गुण होता है सुगंध देना, सुगंधित करना, वातावरण को खुशनुमा बना देना सुगंध से, तो यहाँ पुष्प का गुण है उसका सुगंधित होना। तो यहाँ रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण?
तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा बी, गुणवाचक विशेषण। पुष्प का गुण होता है सुगंधित होना। तो यहाँ ए, सी और डी तीनों गलत हैं। सही विकल्प यहाँ बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, शूरवीर को अपनी शूरता कब प्रदर्शित करनी चाहिए? शूरवीर को अपनी शूरवीरता कब प्रदर्शित करनी चाहिए? ए, स्वयंवर के समय, बी, अपने को औरों से बड़ा बताने के समय, सी, युद्ध भूमि में, और डी, राजभवन में। तो जब राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा था तो परशुराम जी जब बार बार अपना बखान कर रहे थे, अपनी खुद ही तारीफें कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि शूरवीर को अपनी शूरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? युद्ध भूमि में। सिर्फ बातों में या स्वयंवर के समय जो उनके बीच संवाद हो रहा था उसमें कोई शूरवीरता नहीं है। शूरवीरता की शूरता जो है वो युद्ध भूमि में ही प्रदर्शित होती है। तो यहाँ सी विकल्प आपके सही हो जाएगा। विकल्प ए, बी और डी तीनों गलत हैं। सही विकल्प आपके सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विमला खाना खाकर सो गई। विमला खाना खाकर सो गई। वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? विकल्प देख लेते हैं। ए, कृदंत क्रिया, बी, पूर्वकालिक क्रिया, सी, प्रेरणात्मक क्रिया और डी, नाम धातु क्रिया। सबसे पहले हमें वाक्य देखना है। विमला खाना खाकर सो गई। यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही है। पहला है खाना खाने की क्रिया और दूसरी है सोने की क्रिया, यानी दो क्रियाएं होती है और इन दोनों के बीच में कर शब्द आया है। यानी दो क्रियाओं के बीच में अगर कर शब्द आ जाता है या जब आप कोई वाक्य पढ़ते हो उसमें अगर आपको प्रतीत हो रहा है कि इसमें दो क्रियाएं एक साथ हो रही है, वहां पर कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक। यानी यहाँ विमला ने दो काम किए, पहले खाना खाया और फिर सोने का काम किया। तो सोने से पहले जो क्रिया की गई वो खाने की क्रिया थी और वो क्रिया कौन सी कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ आपके विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विमला खाना खाकर सो गई वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया आई है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प ए, सी और डी तीनों गलत है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके है, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? हमने जो चैप्टर पढ़ा था नेताजी का चश्मा, तो किसको नेताजी की जो मूर्ति थी वो बिना चश्मे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी? ए, हालदार साहब को, बी, कस्बे वालों को, सी, पान वाले को और डी, चश्मे वाले को। तो यहाँ आपका विकल्प बहुत इजी आसान सा सवाल है, डी विकल्प सही होगा। यानी चश्मे वाले को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और ये चश्मे वाले कौन थे? कैप्टन। उस फेरी वाले को लोग प्यार से क्या बुलाते थे? कैप्टन कहकर बुलाते थे। तो यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों गलत हैं। सही विकल्प डी हो जाएगा, चश्मे वाले को। हेलो एवरीवन, तो अब हम बात करने वाले हैं आपके टेस्ट गुरुजी के इस टेस्ट के बारे में, वेर यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द आंसर्स करेक्टली विद देयर ओन एक्सप्लेनेशन, which will be helping you to give you the complete conclusion of all the questions that have been given to you and have been served to you. चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए let's start today's movement, and the first question asks to you, what things did the earth need? किस चीज की जरूरत होती है और कौन सी चीजों की जरूरत होती है अर्थ को? The earth needed the west wind? No. ना जी ना, no. This is not the answer. The earth needed shower, maybe. The earth needed sunlight, चाहिए लेकिन अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए. The earth needed compost, no. So according to the Lencho's chapter, हमें पता है according to Lencho एक छोटा सा शावर जो था वो चाहिए था. Okay. Next, which day was the largest gathering of international leaders on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government? वो दिन बताइए जिस दिन साउथ अफ्रीका पर पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया गया था. तो आप सब जानते हैं वो 9th नहीं है, 11th नहीं है, 12th नहीं है, इट इज 10th of May. दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम
द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओके, what are the two negative creatures that Frost used as carriers of positivity? Frost means Robert Frost. Okay, and this question has been taken from the Snow of Dust. तो क्या चीजें यूज की थी? स्नो यूज किया था, डस्ट यूज किया तो था, लेकिन उन्हें नेगेटिव क्रिएचर्स के तौर पर पॉजिटिव बताने के लिए नहीं किया था। हेमलॉक ट्री एंड स्नो, हेमलॉक ट्री बिल्कुल नेगेटिव था लेकिन स्नो नहीं था। स्नो एंड क्रो नहीं, हेमलॉक ट्री एंड क्रो इन दोनों को नेगेटिव क्रिएचर माना गया है, बट बोथ द एलिमेंट्स प्लेड पॉजिटिव रोल इन द पोम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरदर। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल? आपको ये बताना है क्रोकोडाइल का फीचर क्या है। हाँ, क्रोकोडाइल वीप करता है अपने शिकार को खाते समय, क्रोकोडाइल खुश होता है अपने शिकार को खाते समय, क्रोकोडाइल को गुस्सा आता है अपने शिकार को खाने में, या कोई भी नहीं। तो 1, 2 एंड 3 सब रॉन्ग है। वो रोता है जब वो अपने शिकार को खाता है, यानी कि वो वीप करने का काम करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड? आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन आ गया है आपके ऑजुबेल वाले चैप्टर से, ठीक है, द मिडनाइट विजिटर जिसका नाम है। ओके, तो मैक्स जो कि ऑजुबेल का ही एक दूसरा फ्रेंड था, he was also a spy। हाँ, a spy। so let me know कि वो उसके हाथ में क्या था? इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी? नहीं। चाकू था? नहीं। उसके हाथ में पिस्टल थी, ठीक है, उसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल थी, अगर आपको याद हो तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ टेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे से देखिएगा। द चिल्ड्रन ब्लैंक इन द फील्ड नाउ। अब इस नाउ को देखकर दिमाग में बात आती है कि अकॉर्डिंग टू दिस नाउ दिस इज एडवर्ब, और एडवर्ब है तो हम आर प्लेइंग लगाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब है। बाकी हैज नहीं आएगा, प्लेस नहीं आएगा, विल हैव प्लेड भी नहीं आएगा। आई अलोंग विद सम कंपेनियंस अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस। ठीक है, इफ यू सी एंड ट्राई टू थिंक अबाउट द आंसर एंड अबाउट द क्वेश्चन, व्हेन लिखा हुआ है, when you have two sentences, और जब आपके पास दो सेंटेंस और उनके बीच में when हो, so now try to understand। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा टेंस भरा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें यहाँ पर पास्ट दिख रहा है, वो भी सिंपल का, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी भरी गई है। इट मीन्स पास्ट के साथ पास्ट ही आता है, पास्ट के साथ पास्ट ही आता है। तो एम नहीं आएगा, काम कंप्लीट हुआ, विल नहीं आएगा, काम कंप्लीट हुआ। अब एक तो डिक्टेटेड लिखा हुआ और एक वॉज डिक्टेटिंग लिखा हुआ है। आप सबको पता होगा कि व्हेन, व्हाइल और एज जो होता है, अगर कॉन्टिन्यूटी में काम करता है तो उसके साथ हम वॉज डिक्टेटिंग यानी कि कॉन्टिन्यूअस पास्ट का यूज करते हैं। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जिस समय मैं सारे कंपेनियंस के साथ इस लेटर को डिक्टेट कर रहा था तो उसमें उस काम को करने में टाइम लगता है और आने में समय नहीं लगता है, इसीलिए यहां पर हम was डिक्टेटिंग भरेंगे। Now many of the students will be thinking, sir what about this companions? इस companions में तो s लगा हुआ है और ये तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और ps होने की वजह से यहां पर तो सर वर आना चाहिए, आप was क्यों लगा रहे हैं? Always remember my dear students, along with, देखो as well as soon, as well as, along with, in addition to, with, इन शब्दों के साथ आए हुए दो सब्जेक्ट फर्स्ट इज आई आया है और सम कंपेनियन सब्जेक्ट सेकंड है, तो आपको फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहां पर ब्लैंक भरनी होगी, इसी वजह से वॉज डिक्टेटिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द रेफ्यूजीज एज वेल एज, अभी मैंने बताया था आपको कि एज वेल एज अलॉन्ग विद अगर आ जाता है तो उसके दो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट नंबर सेकंड। हालांकि मैं ये से सब्जेक्ट बता रहा हूं आपको, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। द रेफ्यूजीज एज वेल एज a few senior authorities on the same matter blank very hard these days। these days को देखकर समझ में आता है कि ये continuous tense की बात कर रहा है। हाँ, according to this continuous ये बात हो रही है, तो had भी नहीं आएगा, ठीक है, have भी नहीं आएगा, have worked भी नहीं आएगा, is working बिल्कुल ठीक होगा। refugees के साथ साथ या कुछ सीनियर्स के साथ साथ रेफ्यूजीज जो हैं, है ना, या सीनियर अथॉरिटी के साथ साथ कुछ रेफ्यूजीज जो हैं वो इस मैटर पर ही बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो इज वर्किंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड इन दिस वे आई थिंक दिस टेस्ट पेपर
was fruitful for you in the terms of knowledge, in the terms of growth of knowledge, and in the terms of your own attempts that you are making for getting fruitful result. So without wasting time, I think Utkarsh will be providing you everything that you want to have in your life, that you really deserve. So let's meet in the next class, my dear students. Without wasting time, bye bye, take care, see you, and love you guys. Thank you so much. क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसब 25 और लसब 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो दो संख्याएं या दो पूर्णांक होते हैं उनका गुणा उनके मसब और लसब के गुणा के बराबर होते हैं। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है या गुणा होता है वो उन्हीं संख्याओं के मसब और लसब के गुणा के बराबर होता है। तो स्टूडेंट आपको देखो मसब और लसब दिए है, मसब 25 दिया हुआ है, लसब दिया हुआ 50। तो 25 को 50 से गुणा करोगे तो 1250 आ जाएगा। भले ही वो दो संख्याएं आपको नहीं पता है लेकिन उनका गुणा 100% 1250 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूल इनमें से कौन से हैं। तो स्टूडेंट देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 में से आप देखिए यहां दोनों पदों में x नजर आ रहा है, x अपन कॉमन लेते हैं तो यहां x माइनस 4 बराबर 0 बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर दो रेखिक गुणनखंड है, एक ये भी है और ये भी, दोनों रेखिक गुणनखंड है। तो आपको यदि आपको इस समीकरण के मूल चाहिए तो दोनों रेखिक गुणनखंड को 0 के बराबर रखो। x को भी, इस x को 0 के बराबर रखा, दूसरा जो गुणनखंड है उसे भी 0 के बराबर रखा। तो यहां से तो सीधा x का मान 0 आ गया, यहां से x का मान क्या होगा, -4 उधर जाएगा प्लस का 4। तो 0 और 4 दो यहां पर आपके पास मूल होंगे। क्वेश्चन है, समीकरण निकाय आपको दिया है x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15। इनके अनगिनत हल है तो k का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं अनगिनत हल के लिए जो शर्त होती है वो आप सभी जानते हैं कि जो तीनों अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो हमारे पास जो दो समीकरण को व्यापक रूप में लिख देता हूं, x प्लस 2y प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। पहला तो ये आ गया। दूसरा है 5x प्लस ky माइनस का 15 बराबर 0। हमने दोनों समीकरणों को व्यापक रूप में लिख दिया। अब वैल्यू रखते हैं, a1 क्या है, 1 है। x का जो गुणांक होता है पहले समीकरण में उसे a1 कहते हैं, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। इसी तरह ये a2 है 5, b2 k है और c2 का मान -15 है। तो a1 बट्टा a2 5 हो गया, b1 बट्टा b2 2 बट्टा k होगा और c1 है -3 बट्टा -15। अब आप देखिए दो कंडीशन है, या तो ये दोनों बराबर ले लो या ये दोनों ले लो, क्योंकि दोनों में यदि ये दोनों शुरुआत के अनुपात लेते हो तो भी k आ रहा है, ये दोनों लेते हो तो भी k के दर्शन हो रहे हैं। तो कोई भी आप ले लीजिए, जैसे ये ले लेता हूं तो 1/5 बराबर 2/k। तो वज्र गुणा करोगे k को 1 से गुणा किया, k 5 दूनी हो गया 10। तो k का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 होगा। बी विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न है, द्विघात समीकरण आपको दिया है, द्विघात समीकरण का विविक्तीकर आपको ज्ञात करना है। तो विविक्तीकर d का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स b² माइनस का 4ac। अब यहां पर a क्या है स्टूडेंट, x² का गुणांक है 3/4, x का गुणांक d का मान -8 है और c का मान क्या है स्टूडेंट्स, -3 है। तो वैल्यू पुट करते हैं b², तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3/4 और c का मान है -3। तो -8 का स्क्वायर प्लस का 64 होगा। देखिए 4 से 4 यहां कैंसिल होगा, -3 को -3 से गुणा करोगे प्लस का 9 हो जाएगा और 64 और 9 होंगे 73। तो डी का मान 73 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी जिसका nवा पद an बराबर 3n प्लस 7 है उसका सारवंतर क्या होगा। तो आपको nवा पद यानी व्यापक पद दिया हुआ है। n का मान यदि आप स्टूडेंट्स 1 रखते हैं तो a1 की वैल्यू होगी 3 इंटू 1 प्लस 7, 3 एकम 3 और 7 10 हो गई। n का मान जब आप 2 रखोगे तो a2 आ जाएगा, n का मान 2 रखोगे तो a2 आएगा, वो होगा 3 इंटू 2 प्लस 7, 3 दूनी 6 और 7 13 हुए। तो प्रथम
प्रथम दो पद आ गए, क्रमागत दो पद है, ये A1 और A2 दोनों क्या है, पास के नजदीक के दो पद है, लगातार दो पदों का जो अंतर होता है उस स्टूडेंट्स हम सार अंतर कहते हैं। तो D का मान होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस का A1, तो D का मान होगा 13 माइनस का 10 यानी 3 होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त हो, उसकी क्या प्रायिकता है। तो हम जानते हैं दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम स्टूडेंट्स हम जानते हैं 36 होते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम 36 होते हैं। आप जानते होंगे 1 1 1 2, इस तरह से लास्ट में प्यारे विद्यार्थियों 6 5 और 6 6, इस तरह से कुल कितने होते हैं, 36 परिणाम होते हैं। लेकिन हमें चाहिए दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त, नहीं सेम होना चाहिए। पहले पासे पर 5, दूसरे पर भी 5, पहले पर 3, दूसरे पर भी 3, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे स्टूडेंट, ऐसे परिणाम कितने हो सकते हैं आप सभी जान गए होंगे। ऐसे 6 परिणाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी आपके सामने लिखता हूं। दोनों पासों पर 1 आ जाए, या दोनों पर 2 आ जाए, या दोनों पर 3 आ जाए, या दोनों पर 4 आ जाए, या दोनों पर 5 आ जाए, या दोनों पर 6 आ जाए। दोनों पासों पर समान अंक आ रहा है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हो गए, कुल परिणाम हो गए, तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36 है, 6 बट्टा 36 सरल करोगे, 6 कम 6, 6 छंग 36, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुण भाग क्या होता है। स्टूडेंट देखो, शून्येतर यानी शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या ले लो और एक कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो, उनका भाग क्या होता है। तो कोई भी एक परिमेय संख्या लेता हूं, उदाहरण ले लेता हूं स्टूडेंट्स, आपके सामने उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल, शून्येतर परिमेय संख्या मान लीजिए मैं ले लेता हूं, कोई भी परिमेय संख्या 5 ले ली, और फिर एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूं, कोई भी एक अपरिमेय संख्या स्टूडेंट्स में ले लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल 3 ले लिया, ठीक है, √3 ले लिया, अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए इनका भाग 5 बट्टा √3, ये कैसी संख्या होगी, ये 100% एक अपरिमेय संख्या होगी। एक शून्येतर परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या का जब भाग देते हैं तो ये पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती है। तो सी विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद आपको दिया है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। तो हम गुणनखंड विधि से करते स्टूडेंट, गुणनखंड विधि से। तो पहले आपको दो संख्याएं सोचनी स्टूडेंट, जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या है, उनको जोड़ने या घटाने पर -7 आए और गुणा करने पर कितना आए, 6 को -3 से गुणा करो -18, है ना। हमें x² के गुणांक 6 को अचर पद -3 से गुणा किया -18। तो दो संख्याएं सोचनी जिन्हें जोड़ने घटाने पर -7 और गुणा करने पर -18 है। तो वो कौन सी होगी स्टूडेंट्स, देखिए आप सिंपल 18 के आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 9 3 3 1, ठीक है। अब यहां पर आप जोड़ा लीजिए, मान लीजिए 2 अकेला ले लेते हैं और 3 × 3 9 एक साथ लेते हैं, है ना। पहले 2 को अकेला और नीचे वाले दोनों को एक साथ लिया, 3 × 3 9, तो 9 दूनी 18 तो होंगे और 9 में से 2 जाते हैं, 7 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखो जोड़ने घटाने पर -7 आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, -9, बड़ी संख्या लेंगे ऋणात्मक और 2 लेंगे प्लस का, ठीक है। तो -9 और 2 वो संख्याएं होगी जिनको जोड़ने घटाने पर -7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -18 आता है। तो रख देते हैं 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। बच्चों एक और बात, ये -9 आप पीछे लिख सकते हो, 2x को आगे भी लिख सकते हो, क्लियर है। आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x, आप इनको अदला बदली कर सकते हैं। अब देखो ये जो 4 पद है, इनमें से पहले 2 पद और अंतिम 2 पद में से आपको कॉमन लेना है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। तो आप देखो 6 और 9 दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 कॉमन आएगा, और x कॉमन जब लेते हैं, कॉमन यानी मसब HCF, तो आप देखो मसब में हमेशा हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घातों का गुणा लेते हैं। तो x² और x दोनों में छोटी घात x है, तो 3x कॉमन लेंगे, तो 6 में 3 का भाग दिया 2, x की घात 2 थी, एक बार आ गई 2x, 9 में 3 का भाग दिया 3 आ गया, x बाहर आ गया। अब देखो यहां कुछ भी कॉमन नहीं, ना तो संख्या में कॉमन है ना x दोनों पदों में है।
तो इस स्थिति में हम एक कॉमन लेंगे। अब प्लस का एक या माइनस का एक, तो प्यारे बच्चों बस इसमें आपको बताया हुआ है यहां और यहां, पहला और लास्ट वाला चिन्ह देखना है, यहां और यहां वाला चिन्ह सेम हो, यानी दोनों माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो आपको प्लस का 1 कॉमन लेना है। यदि यहां प्लस और यहां माइनस होता, विपरीत होते हैं, तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेते हैं। तो प्लस का 1 अपन कॉमन लेंगे। प्लस 1 से कुछ भी नहीं बदलेगा, ना मान बदलेंगे ना चिन्ह बदलेंगे। यदि -1 कॉमन लेते तो इन दोनों के साइन बदल जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो दोनों में अब देखिए आपने 3x कॉमन ले लिया, यहां से +1 कॉमन लिया। अब ये देखो वापिस 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x - 3 कॉमन लोगे तो बचेगा 3x + के 1। ये आपके क्या आ गए, 2 गुणनखंड आ गए। अब आपको शून्यक चाहिए प्यारे विद्यार्थी। शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इन दोनों रैखिक बहुपदों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। रैखिक बहुपदों के शून्यक कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, आपको 0 के बराबर रख के, ठीक है। तो 2x - 3 उधर गया, प्लस का 3, x का मान हो जाएगा 3/2, और यहां से 3x + 1 को आप 0 के बराबर रखोगे, +1 उधर जाएगा, -1, तो x का मान होगा -1/3। तो प्लस का 3/2 और माइनस का 1/3, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। संपत्ति रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण आपको दिया है, दूसरा समीकरण क्या होगा। देखो स्टूडेंट, आपको एक समीकरण यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, एक समीकरण दिया, दूसरा निकालना है। प्यारे बच्चों आप जाते हो, संपत्ति जब ग्राफ बनता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए तीनों अनुपात 2/1 के बराबर हो, 4 के बराबर, कोई ना कोई अचर संख्या, कोई वास्तविक संख्या के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो एक समीकरण आपको दिया है -5x + 7y बराबर 2। अब देखो सबसे मैं यदि तुलना करूं और इसे व्यापक रूप में लिखूं तो क्या होता है, इसे यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, -5x + 7y प्लस का 2 उधर गया, -2 बराबर 0। अब देखो उस पहले समीकरण से तुलना करते हैं। तो पहले समीकरण में देखो आप, यहां पर 10x आ रहा है, यहां 14y आ रहा है, यानी -5 जो है उसको अपन किससे गुणा करें कि +10 आएगा, -2 से, ठीक है। यानी पूरे समीकरण को -2 से यदि अपन गुणा करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो ये +10 हो जाएगा, ठीक है, ये +10 हो जाएगा, और 7 को -2 से गुणा करेंगे, -14 आना चाहिए था, लेकिन यहां +14 आ रहा है, इसका मतलब नहीं बैठ रहा है, क्योंकि आप देखो -5 को -2 से गुणा करेंगे +10 आएगा, तो -2 से सभी को गुणा करते हैं तो पीछे वालों में शर्त नहीं बैठ रही है। अगला देखिए, दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में यहां -10 आ रहा है, तो -5 को किससे गुणा करें कि -10 आए, केवल +2 से, तो +2 से गुणा करते हैं तो -10x आ जाएगा। अब देखो 2 को 7 से गुणा करोगे, +14 आना चाहिए, लेकिन यहां -14 है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं बैठेगा। तीसरा देखते हैं, यहां देखिए -10 आ रहा है, -10 कब आएगा, जब आप इसे +2 से गुणा करोगे। तो -5 को 2 से गुणा किया, -10, 7 को 2 से गुणा किया, अब आप देख लीजिए प्लस का 14 आ रहा है, लेकिन 2 को -2 से करोगे तो यहां -4 होना चाहिए, ये भी नहीं बैठ रहा है। अगला चेक करते हैं। अगला, अब देखो यहां प्लस का 10x आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 10x प्लस का है, स्टूडेंट ध्यान से सुनना है। तो अपन को इसका मतलब क्या करना है, -2 से गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो देख लो प्यारे बच्चों, -5 को -2 से किया प्लस का 10, -7 को +2 से किया, +7 को -2 से किया -14, और -2 को -2 से करोगे तो +4 आएगा, जो कि उधर गया तो -4 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, -2 × -2 क्या आना चाहिए, यहां +4, लेकिन उधर जाएगा -4, मतलब यहां पर बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो k का मान है वो यहां पर क्या है स्टूडेंट, -2 है। तीनों अनुपात बराबर है -2, यानी समीकरण को -2 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा। इसका मतलब ये और ये समीकरण का a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर होंगे, और कितने होंगे, -2 होंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। प्रश्न है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जो स्थायी अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया अर्थात प्यारे मित्रों, स्थायी अभिक्रिया जो परमानेंट रिएक्शन होती है उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे भोजन का पाचन, भोजन एक बार पच गया,
भोजन के पचने के बाद जो है दोस्तों हम उसे पुनः पहले वाली अवस्था पे नहीं जा सकते। इसका मतलब स्थायी अभिक्रिया के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया जो है वह अनुत्क्रमणीय होती है और एक नया पदार्थ बनता है। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण हैं। तो इसका मतलब भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया है, श्वास लेना और छोड़ना, और इस दौरान जो है दोस्तों ऊष्मा बाहर निकलती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं श्वसन अभिक्रिया, जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब यह भी एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कोई दोहराए नहीं। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया के जो उदाहरण हैं दोस्तों उपयुक्त सभी, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि AB प्लस C, और यहाँ पर C जो है वो एक किसी पदार्थ को रिप्लेस कर रहा है और यहाँ पर AC प्लस B बन रहा है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक पदार्थ या धातु का विस्थापन होना, एक पदार्थ या एक धातु का विस्थापन होना, अर्थात किसी धातु का विस्थापन होना, और विस्थापन होने को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, तो यहाँ पर कोई जुड़ नहीं रहा है इसलिए संयोजन नहीं। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, तो यह वियोजन अभिक्रिया भी नहीं। द्विविस्थापन अभिक्रिया अर्थात दो पदार्थों का परस्पर आदान प्रदान, तो वो दो पदार्थों का परस्पर आदान प्रदान भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कॉन्सेप्ट को समझ लिया। और कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों कि यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। और इसका एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu Fe ने Cu को यहाँ पर विस्थापित कर दिया है, इसीलिए यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न कहता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों टार्ट्रिक अम्ल जो है वह इमली में पाया जाता है। याद करने की ट्रिक है ईंट, तो यहाँ पर नहीं हो सकता। मेथेनोइक अम्ल, बिल्कुल ठीक बात है, इसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जा सकता है, जो कि मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है और नेटल में भी पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत विकल्प रहेगा। ऑक्जेलिक अम्ल आटा टमाटर में पाया जाता है, आटा याद कर लो, टमाटर ऑक्जेलिक, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों मेथेनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। प्रश्न है दोस्तों कि अम्ल जो है वह धातु के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों अम्ल प्लस धातु, और मैं यहाँ पर बता दूँ आपको लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उदाहरण के तौर पे अम्ल है H2SO4, धातु है Zn, और H2 को हटा दिया तो ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और इस हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट से आप पता कर सकते हो कि निकलने वाली गैस कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न करता है। प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। केरोसिन अर्थात जिसे कहा जाता है दोस्तों मिट्टी का तेल, तो मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्या सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या पारा। पारा तो खुद धातु द्रव अवस्था में है, जिसको मरकरी कहते हैं, वो तो ऑलरेडी खुद ही द्रव है। और सोडियम जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। और यदि अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, तो सोडियम को ही हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, सोडियम। प्रश्न है दोस्तों कि कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि सतह पर एक गैस
से वह चिपक जाते हैं तो वह कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु, हालांकि ये दोनों धातुएं गर्म पानी से क्रिया करती है और गर्म पानी से क्रिया होने पर ये दोनों की दोनों चिपकने का काम कर रही है, चिपक जाती है, तो वह कौन सी गैस हो सकती है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वह हाइड्रोजन गैस होती है, जिससे ये दोनों हल्के पदार्थ जो है वह चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या रहेगा हमारा? हाइड्रोजन गैस। प्रश्न है दोस्तों कि सिल्वर, जिसको हम चांदी कहते हैं, और गोल्ड, जिसे हम सोना कहते हैं, इन धातुओं का परिष्करण अर्थात इन धातुओं में से अशुद्धियों को अलग करना किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? तो साथियों, चुनकर हम नहीं कर सकते। चुंबक के द्वारा हम लोहे और मिट्टी को अलग कर सकते हैं, है ना। लोहे के कणों को और मिट्टी के कणों को जो है दोस्तों चुंबक के द्वारा अलग किया जा सकता है। अपचयन द्वारा भी नहीं हो सकता, तो विद्युत अपघटन द्वारा हम सोना, चांदी, लेड, कॉपर, ऐसे कई सारी धातुओं का विद्युत परिष्करण कर सकते हैं। और यह धातुओं के परिष्करण की सर्वाधिक, या जिसको मैं कहूँगा प्रचलित विधि है, जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, जिसका इस तरह से डायग्राम भी बनता है, एनोड कैथोड होता है और यहाँ पर एनोड पंख दिखाई देता है, तो इसे विद्युत अपघटन या विद्युत परिष्करण विधि कहा जा सकता है, जिससे सोना और चांदी का जो है ऐसी धातुओं का हम परिष्करण कर सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? प्रश्न क्या है साथियों कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, प्यारे साथियों, एसिटिक अम्ल जो है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब COOH आने का मतलब हो गया, यहां पर बन चुका है दोस्तों ओइक, और मैथ एथ, तो बन गया पूरा एथेनोइक अम्ल। क्या बन गया दोस्तों? एथेनोइक अम्ल। तो ये CH3COOH है, जिसको अपन कहते हैं दोस्तों एथेनोइक अम्ल, और जिसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और यह एसिटिक अम्ल जो है वह सिरके में पाया भी जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एसिटिक अम्ल मतलब क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल, और जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, पहले CH3, फिर C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये इसकी संरचना हो गई, यह इसका सूत्र हो गया। और एसिटिक अम्ल को ही हम कहते हैं दोस्तों एथेनोइक अम्ल। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा है? तो CH4, इसे कहा जाता है मैथेन। और प्यारे साथियों, मैथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ध्यान रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्रश्न पूछ रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, C2H6 मैथ एथ, एथेन है प्यारे विद्यार्थियों, एथेन, और एथेन भी यहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक, ये भी कट गया। अब C2H4 यह है दोस्तों एथीन, कार्बन का डबल, मैथ एथ, एथीन, और एथीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा C2H4, यह इसकी संरचना हो गई। और एथीन, ईन आ रहा है पीछे, इसीलिए यह आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और प्रश्न भी यही पूछ रहा था कि इनमें से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो C2H4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न दे रखा है, प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेरैंड कब स्थापित किया गया? मतलब कि प्रश्न में यह पूछा जा रहा है, एक शुल्क संघ जोल्वेरैंड स्थापित किया गया था, लेकिन ये कब किया गया था? हालांकि करने वाला कौन था? प्रसा था। प्रसा के द्वारा एक शुल्क संघ जोल्वेरैंड स्थापित किया गया, लेकिन ये कब स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन दे रखा ए 1834 ईस्वी, बी 1835 ईस्वी, सी 1836 ईस्वी, डी 1837 ईस्वी में। मतलब कि इसमें यह पूछा जा जोल्वेरैंड शुल्क संघ स्थापित कब किया गया था, करने वाला कौन था? प्रसा था। पहली बात क्लियर है। तो हम जानते भी इसको स्थापित कब किया गया था? 1834 में स्थापित किया गया था। कौन कौन इसमें शामिल था? तो इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। कौन के इसमें? तो हम लिखेंगे इसमें कौन थे? अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल थे। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल। क्लियर? इसके अंदर कौन थे? अधिकांश जो जर्मन राज्य थे वह सभी इसके अंदर शामिल थे। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात देखो, ये शुल्क संघ क्यों स्थापित किया गया था?
हम जानते हैं भाई कि इसमें कई सारे शुल्क संघ लगाए जाते थे। एक ही देश के भीतर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी भी प्रकार के माल का आयात निर्यात किया जाता था, उसमें शुल्क देना पड़ता था, जिससे व्यापार में बड़ी समस्याएं आती थी। तो इसमें यह किया गया था, जो भी शुल्क संघ था उनको अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था। मतलब कि शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था। शुल्क अवरोधों की समाप्ति, जो अवरोध थे मतलब जो रुकावटें थी, उन शुल्क अवरोधों की क्या होगी, इसमें समाप्ति हो चुकी थी। पहली बात क्लियर है, शुल्क अवरोधों की क्या हो चुकी थी, समाप्ति हो चुकी थी। और इससे पहले जब वहां पर 30 से अधिक मुद्राओं का चलन था, लेकिन अब इन मुद्राओं की संख्या घटाकर 2 कर दी गई थी। मतलब कि मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी, 30 से कम करके 2 कर दी गई। मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर मतलब कि कम करते हुए घटाकर 2 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई। क्लियर है। तो ये सब किसके संबंध में है, शुल्क संघ जोल्वेरेन के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। अरे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, जो हम कह सकते हैं भारत की आजादी को, जो आजादी के प्रयास के लिए जितने भी आंदोलन किए गए थे, सबसे अंतिम आंदोलन था, जो एक बड़े लेवल पर किया गया था, सबसे अंतिम आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने स्वयं ने इसका नेतृत्व भी नहीं किया था, है ना। एक ऐसा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व भी नहीं किया गया था। यह कब हुआ था, ये जून 1942, बी है जुलाई 1942, सी अगस्त 1942, डी सितंबर 1942। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर सभी जगह 1942 42 42 42 दे रखा है। अब समस्या कहां पर आ रही है, अगर हमने इस मंत्र को ध्यान से नहीं देखा तो यहां पर बड़ी समस्या आने वाली है। परंतु हमें याद रखना है भाई, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने की बात होती है, प्रारंभ की बात होती है, तो ये होता है अगस्त 1942 में। कब होता है, 9 अगस्त 1942 में होता है। किस प्रकार से, तो आपको पता होगा, जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति है उसके द्वारा सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। कब, 14 जुलाई 1942 में। तो ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि प्रश्न यहां से भी बन सकता है। क्या, 14 जुलाई 1942। कब, 14 जुलाई 1942 की बात है, जब कांग्रेस कार्य समिति ने, किसने, कांग्रेस कार्य समिति ने, ठीक है, कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। देखो, पहले ये प्रस्ताव कौन पारित कर रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले कांग्रेस कार्यकारिणी समिति कर रही है। उसके बाद में क्या हुआ, तो बाद में बात करते हैं 8 अगस्त की। तो 8 अगस्त को क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस, किसने, अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस ने प्रस्ताव का समर्थन किया। किसका, प्रस्ताव का समर्थन किया। ये डेट ध्यान रखना, समर्थन किया। और 9 अगस्त 1942 को क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। कब, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हुआ, आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्लियर, मतलब की तारीखें ध्यान रखना बेटा इन सभी को। 14 जुलाई 1942 को क्या हो रहा है, कांग्रेस कार्य समिति इस प्रस्ताव को पारित करती है। कौन, कांग्रेस कार्य समिति की बात हो रही है। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का समर्थन कब किया था, 8 अगस्त 1942 को किया था। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, करो या मरो का, डू एंड डाई, है ना, क्या दिया गया था। तो यह भी ध्यान रखना, ठीक है, कि इसी समय, ठीक है, इस आंदोलन में, इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा करो या मरो, करो या
मरो का नारा दिया गया। क्लियर है? ये 4 फैक्ट इसके संबंध में जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, इसका जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आप, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ए जून 1992, बी जुलाई 1992, सी जून 1993, डी जुलाई 1993। समस्या क्या आती है भाई? अब आपको 1992 या 93 ये क्लियर है डी, पहले तो यहां पर समस्या आती है। चलो मैं क्लियर है 1992 में हुआ था, तो 93 तो दोनों कट हो चुके हैं। अब जो 92 बच गया उसमें भी जून और जुलाई, यहां पर थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाते हो, तो ध्यान रखना जून 1942 को। कब होता? जून 1992, ठीक है, 1992 92 में। तो जून 1992 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। हुआ कहां था? तो ब्राजील की रियो डी जेनेरिया शहर में। कहां हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, ठीक है। और दूसरा देखो यहां पर आयोजन हुआ था कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में इसका आयोजन किया गया था 1992 में, है ना। और देखो नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना, इसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया था। कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? तो 100 से अधिक, 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, ठीक है ना, राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। क्लियर है? आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें। अगला प्रश्न देखिए आप, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया भाई? भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? ए 1920, बी 1885, सी 1960, डी 1972 में। तो जब भारतीय वन्य जीवन अधिनियम जो लागू किया गया था 1972 में किया गया था, 1972 में किया गया था, और किसके संबंध में था? तो वन्य जीवों के आवास रक्षण के लिए। किसके लिए किया गया था? तो हम लिखेंगे भाई ये जो वन्य जीव है उन वन्य जीवों के आवास रक्षण के लिए, है ना, उनके आवास रक्षण के लिए किया गया था। आवास रक्षण के लिए, क्लियर? मतलब कि उनकी आवास की सुरक्षा के लिए वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए अगला, निम्नलिखित में से किस देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? भाई जो यूरोपीय संघ है इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? ए फ्रांस, बी स्विट्जरलैंड, सी जर्मनी, डी है बेल्जियम। तो जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वो बेल्जियम की एक राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहां पर है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, क्योंकि ब्रुसेल्स भी आपको दे सकता है ऑप्शन में, ब्रुसेल्स में स्थित है। क्लियर? कहां पर है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है क्या? यूरोपीय संघ का मुख्यालय। प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय लोगों की डैश 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 है। मतलब कि प्रति व्यक्ति आय लोगों की क्या है? कुल आय है, औसत आय है, आंशिक आय है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? तो ये लोगों की औसत आय होती है। अरबी कैसे ज्ञात की जाती है? औसत आय कैसे निकाली जाती है? प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है? कैसे इसको निकाला जाता है? तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? कुल आय, देश की कुल आय कितनी हुई भाई? कुल आय बटे कुल जनसंख्या। देश की कुल कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर क्या निकाला जाता है? चाहे प्रति व्यक्ति आय कह दो, चाहे औसत आय कह दो, उस सूत्र के आधार पर इसको ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है भाई? जो बैंकिंग है ये आपकी प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी है चतुर्थक। जो बैंकिंग क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हम कहेंगे भाई ये एक सेवा क्षेत्र से जुड़ा है। तो सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र को वो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार की वस्तु का इसमें उत्पादन नहीं होता है। इसमें केवल क्या होता है? सेवा क्षेत्र है जो उपयुक्त दोनों प्रकार के जो है क्षेत्र इनकी सहायता भी करता है। ये तो सहायक क्षेत्र कह दो, सेवा क्षेत्र कह दो, या तृतीयक क्षेत्र कह दो, तीनों एक ही होता है। और इसमें क्या आ सकता है? तो इसमें जैसे मैं कह दूंगा बीमा आपसे पूछा जाता तो बीमा भी इसी में शामिल होता। अगर मैं कह दूं इसमें यातायात है
तो यातायात भी इसमें शामिल होता आपके। क्लियर है? यातायात है, चाहे बीमा कह दो आप इसमें, है ना, ये तृतीय क्षेत्र की जो सेवाएं होती है, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, ये भी सब इसमें आते हैं जो सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं। क्लियर है? ये सभी क्या कहलाता है? तृतीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक वीर निर्माण क्षेत्र कहलाता है। और प्राथमिक क्या होता है? जैसे कृषि उत्पाद से जुड़ा एक क्षेत्र होता है जो सीधा प्रकृति के द्वारा वस्तु का उत्पादन इसमें होता है। प्रश्न आपके सामने, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकार बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए है कोणीय वितरण, बी समानांतर वितरण, सी क्षैतिज वितरण, डी ऊर्ध्वाधर वितरण। तो जब बात करता उच्चतर निम्नतर, भाई उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर या निम्न से उच्च की ओर, जब ऐसा होता है, जैसे मैंने कह दिया, ये है आपके केंद्र सरकार, ठीक है, ये है राज्य और ये है स्थानीय, तो ऊपर से नीचे की ओर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण, बिल्कुल वर्टिकल आप कह सकते हो। और क्षैतिज वितरण कैसे होता है? तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में, किसके होता है? सरकार के विभिन्न, ठीक है ना, विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का बंटवारा। जब विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता का बंटवारा, उसे हम क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहा जाता है। जैसे मैं कह दूं कार्यपालिका, क्या होता है? कार्यपालिका। अगर मैं कह दूं कार्यपालिका के बाद क्या होता है? अगर मैं कह दूं व्यवस्थापिका या विधायिका भी कह सकता आप इसे, ठीक है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका, तो इसे क्या कहा जा सकता है? हम इसे कहेंगे भाई ये सत्ता का कैसा है? क्षैतिज वितरण है, हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये क्या है? सरकार के विभिन्न अंग हैं। क्या है सरकार के? ये सरकार के विभिन्न अंग हैं और इन अंगों के मध्य जब सत्ता का बंटवारा होता है उसे हम कहते हैं क्षैतिज वितरण होना। नमो नमः। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, शुचि पर्यावरणम इति पाठस्य लेखकः कः? शुचि पर्यावरणम इस पाठ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ विकल्प हैं, उन विकल्पों में से शुद्ध विकल्प का आपको चयन करना है। हरिदत्त शर्मा, महाकवि मागह, रमाकांत शुक्ल, ओम प्रकाश ठाकुर। तो हरिदत्त शर्मा जो है ये इस पाठ के लेखक हैं, शुचि पर्यावरणम। अस्तु, अग्रे चलामः, आगे चलते हैं। कालायस चक्रम किम शोषयति? कालायस चक्रम यानी कि काल अयस चक्रम यानी कि लोहे का काला जो चक्का है, चक्र है, कल कारखानों का जो चक्का है वह निरंतर जो घूमता रहता है, जिसकी गति वक्र है, वह क्या सुखा देता है, वह क्या शोषित कर लेता है, वह उसने किसको शोषित कर लिया है, यह आपको बताना है। तनः मनः बुद्धिम शरीरम। तो यहां पर सही विकल्प का चयन हमको करना है मनः। मनः शोषयत तनुः पेषयत, यानी कि मन को सुखाता हुआ और तन को पीसता हुआ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है काला लोहे का पहिया, काल अयस चक्रम। अग्रे चलामः, आगे चलते हैं। तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति केन उक्तम्? तरही यानी तब, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अहम हंतव्यः मुझे मार दिया जाना चाहिए, ऐसा किसने कहा? ऐसा कौन कहता है? सिंहेन व्याघ्रेण श्रृगालेन बुद्धिमत्या, किसके द्वारा कहा गया है यह? तो आपको बताना है निश्चित रूप से श्रृगालेन। सियार ने कहा था, देख भाई अगर ऐसा न हो तो निश्चित रूप से आप मुझे मार देना, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे मार देना, ऐसा सियार ने शेर को कहा था। व्याघ्र जंबुकम कुत्र अबध्नात, व्याघ्र ने जंबुक को कहां बांध दिया? गूढ़ प्रदेशे गहन कानने श्रृगाल गले निज गले, तो उसने अपने गले से बांध लिया था, व्याघ्र ने सियार को अपने गले से रस्सी द्वारा बांध लिया। अस्तु, अग्रे चलामः। अधोलिखितेषु विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति, नीचे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, 4 विकल्प हैं, उनमें से विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? संधियां तो सभी में हैं, लेकिन आपको चयन करना है कि विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है। प्रकृतिरेव स्यान्नैव ह्यनन्ता चलदिनिशम, ठीक है। तो यहां देखिए विसर्ग संधि में रकार बनता है, रुत्व होता है, उत्व होता है, सत्व होता है, या विसर्ग का लोप ही हो जाता है। तो यहां पर जब हम देखते हैं
प्रकृति रेव को जब देखते हैं तो यहां दो शब्द हमें दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है प्रकृति ही, ऐसा एक शब्द दिखाई देता है, और दूसरा दिखाई देता है एव। ठीक है, तो यहां संधि हुई है विसर्ग संधि। प्रकृति ही प्लस के ठीक पहले विसर्ग है, प्लस के ठीक बाद में ए यानी कि स्वर है। जब भी इस प्रकार से हो और प्लस के ठीक पहले कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर यदि कोई अन्य स्वर हो, ठीक है, और उसके पश्चात कोई स्वर आए या घोष वर्ण आए, तो क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर रुत्व हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। और फिर ये जो ए है वह इसके अंदर मिलने पर ये रे हो गया है, ए की ध्वनि इसके अंदर आ रही है। ठीक है ना, तो यहां प्रकृति रेव, विसर्ग के स्थान पर यहां पर रे हो गया, ए हट गया, तो क्या बना, प्रकृति रेव ऐसा बना है। तो निश्चित रूप से विकल्प ए का आपको चयन करना है, प्रकृति रेव। अस्तु, अग्रे चलामः, आगे चलते हैं। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुता। उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्यान में पक्षियों का कलकूजन चित्त को प्रसन्नता प्रदान करता है, प्रसादयति, आह्लादयति। ठीक है ना, तो यहां पर बताना है इस पक्षिणाम शब्द में क्या पूछ रहा है, इसके ऊपर आपको आधारित प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसा प्रश्न, जैसा शब्द, वैसा ही उसका प्रश्न बन जाएगा। ये पक्षिणाम क्या है, पक्षिणाम यानी कि ये षष्ठी विभक्ति का, ये षष्ठी विभक्ति है। दूसरी बात है कि ये बहुवचन है। तो किम शब्द रूप हम इस पक्षी शब्द का किम रूप भी इसी अनुसार लेकर आएंगे, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लेकर आएंगे। तो के, कीदृशम, कान, केशाम, इसमें से दो भी षष्ठी विभक्ति का शब्द है, पक्षिणाम, केशाम। यहां पर यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप हमें मिल गया, तो यह विकल्प शुद्ध है, इसका उत्तर हो गया। अग्रे चला मैं, ददर्शः इति पदस्य उचितार्थम चित्वा लिखा था। ये ददर्श जो शब्द है, इस पद का उचित अर्थ आपको इनमें से चुनकर लिखना है। पश्यति, दृष्टवान, दृष्टवा, दंतवान, ठीक है ना, दत्तवान, ऐसा। तो यहां पर देखिए दृष्टवान जो शब्द है यह इसका शुद्ध विकल्प है। ददर्श यानी कि देखा, भूतकाल, और दृष्टवान यह भी क्या हो गया, इसका भी अर्थ हो गया देखा। ठीक है जी, तो इसलिए यह इसका अर्थ हो गया। दुर्दान्तैः पदे विभक्ति वचनंच अस्ति। इस पद में दुर्दान्तैः, ठीक है ना, इस पद में आपको विभक्ति और वचन बताना है। तो निश्चित रूप से द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया या तृतीया बहुवचन, ये आपको इनमें से विकल्पों में से चयन करना है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से बनता है रामैहि, ठीक है ना, कृष्णैहि, ठीक है ना, बालकैहि, ये जिस प्रकार से रूप बनते हैं, तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप बनते हैं। रामेण रामाभ्याम रामैहि, कृष्णेन कृष्णाभ्याम कृष्णैहि, बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि, ठीक उसी प्रकार से बनता है दुर्दान्तेन दुर्दान्ताभ्याम दुर्दान्तैहि। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन यह इसका शुद्ध विकल्प है। अस्तु, शुभकामना, धन्यवादः।